नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ यानी गणित का लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यह 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी यहाँ से आपके 14 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अगर आप 6 नवंबर 2020 का पेपर उठा के देखेंगे तो इसी वीडियो से आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चनों को आप वीडियो पॉज करके स्वयं से हल कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए और आंसर का मिलान कीजिए। सही आ रहा है तो ठीक है, और नहीं सही आ रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिए कि क्या गलती की है आपने। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। यानी कैसे आप कह सकते हैं कि दो त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांगसम हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दोस्तों, पहली स्थिति है कि अगर दोनों त्रिभुज की जो हैं साइडें यानी भुजाएं बराबर हों, जैसे कि यह 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर है, यानी इनकी क्या है, भुजा भुजा और भुजा बराबर है, तो यह क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग समता प्रतिबंध हैं, यानी दोनों आपस में सर्वांग समता दिखा रहे हैं। यानी इस ट्रायंगल के ऊपर अगर हम इस ट्रायंगल को रखते हैं तो यह पूरी तरह ढक जाएगा, या इस ट्रायंगल पे आप इस ट्रायंगल को रखते हैं तो यह भी पूरी तरह ढक जाएगा। अब हम देखते हैं अगला तथ्य, जो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। यानी इसमें क्या होता है, आपकी एक भुजा जो है वह बराबर होगी, जैसे 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक कोण बराबर होना चाहिए, जो 120 का एंगल या 120 का कोण दोनों में बन रहा है। इसके अलावा एक और अगर भुजा बराबर हो जाती है तो यह दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपस में सर्वांगसम शो करेंगे, एक दूसरे को ऊपर रखने पे ढक जाएंगे। इसी प्रकार जो अगला नियम है वह देखते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो भी वह दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। जैसे कि यह 40 है, यहाँ भी 40 है, यह 35 है, यहाँ भी 35 है, और यह 3.5, यह 4.5 है तो यह भी 4.5 है। तो अब हमें बाकी की चीज़ें नहीं देखनी है कि बाकी इक्वल है या नहीं है, बस हमें यह 3 चीज़ मिल गई तो यह दोनों आपस में सर्वांगसम है। यह भी एक सर्वांग समता का नियम होता है। अगला है समकोण कोण भुजा, यानी आपके राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो आपका राइट एंगल ही हो जाएगा यानी समकोण, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो यह कर्ण होता है यह बराबर होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक भुजा या तो लंब या आधार बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यह 8 है तो यह भी 8 है, यह 5 है तो यह भी 5 है। इस प्रकार आप सर्वांग समता की तथ्य हैं वह एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको जैसे 2 की घात 3 लिखा है तो आप ये नहीं कर सकते कि 2 को आप 2 से गुणा किए फिर जो आया उसको 2 से गुणा किए, बल्कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर रखकर आपको हल करना होता है। तो आप जो बायां पक्ष है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यह किसके सबसे करीब है जिसको आप गुणा करने में आपको आसानी होगी, तो यह 600 के करीब है तो आप 600 - 2 लिख देंगे। जिसके बाद यह क्यूब लगा है तो इस पर भी क्यूब यानी घन लगा रहेगा। जिसके बाद इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। जिसके बाद 600 को 300 से 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे। इसके अलावा ए बी को आपस में गुणा करके 3 से गुणा करेंगे और ब्रैकेट में a - b कर देंगे तो 598 आ जाएगा। इसके अलावा आप इस पूरे को हल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको एक और प्रश्न पूछा हुआ है, 98 का आपको घन बताना है। तो इसी प्रकार 98 सबसे ज़्यादा किसके करीब है, 100 के, और 100 को आप आसानी से क्यूब लिखा है तो क्या कर सकते हैं, 2 जीरो है और क्यूब करना है तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार जब क्यूब करते हैं तो 6 शून्य हो जाते हैं, जिसको आपको इसका मान ज्ञात करने में आसानी होगी। तो आप इसको लिखेंगे 100 - 2 और घन लगा है तो घन, इसके बाद a - b का
होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। इसके बाद आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह मैंने आपको बताया कि 2 शून्य है तो किस प्रकार क्यूब करेंगे तो 6 शून्य हो जाएगा, और 2 का क्यूब आपको पता ही होना चाहिए जो 8 होता है। इसके अलावा 2 तिहाई 6 है और 2 शून्य लगे हैं तो 2 शून्य। इसके अलावा 100 में से 2 आप आसानी से घटा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको करना सरल होता है। इसके बाद आप इसको हल कर देंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और आपका मान आ जाएगा इतना। इसके अलावा जो माइनस माइनस के हैं दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का ही रहेगा, जिस प्रकार यह दोनों हो जाएगा 5 8 8 0 8 माइनस का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न है 9.9 का क्यूब। तो दोस्तों इसमें आपको घबराना नहीं है, जबकि 9.9 जैसे कि 99 जो होता है वह 100 के पास होता है, तो 100 में से 1 घटाएंगे। इसी प्रकार एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है तो हम 10.0 में से 0.1 घटाएंगे तो 9.9 आ जाएगा। इसके बाद इसका क्यूब कर देंगे, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका क्यूब कर देंगे तो दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, और एक शून्य का क्यूब करेंगे तो एक शून्य का क्यूब 3 शून्य हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है, क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। और बाकी आपको इधर गुणा करने के लिए क्या करना होगा, जब 0.1 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो यह आएगा 10, और इसके बाद एक डिजिट के बाद दशमलव है तो एक डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, जिसका मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9.9। तो 9.9 को 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 29.7, जिसके बाद इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 970.299। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, यानी आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें ABCD एक वर्ग है। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी यह 7 सेंटीमीटर वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि बतानी है। तो यह 7 सेंटीमीटर है तो यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो वृत्त का डायामीटर होगा या फिर व्यास होगा वह भी 7 सेंटीमीटर होगा, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और वृत्त के फॉर्मूले में क्या आता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr, यानी 2π त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या आपका आ गया 7/2, क्योंकि व्यास था 7 और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ से आप त्रिज्या की जगह रखेंगे 7/2, और पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22.7 होती है, जहाँ से 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और 22 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र ABC एक त्रिभुज है। AB के, यानी यह AB है, इसके मध्य बिंदु है D। इसके अलावा AC है, उसका मध्य बिंदु है E, यानी यह इक्वल है आपस में, यह इक्वल है आपस में। यही कहने का मतलब है मध्य बिंदु से। यदि BC का माप यह आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आपको DE का, यानी यह जो आधा है इसका माप बताना है। तो या तो आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो दो भुजाएं हैं उनकी मध्य बिंदु को मिलाने पर जो यह बनता है वह जो तीसरी भुजा है उसका आधा होता है। या फिर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इस बड़े ट्रायंगल को देखें जिसमें से एंगल A कॉमन आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी एंगल A कॉमन आ रहा है, और इस प्रकार से आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस यह दोनों जब मध्य बिंदु होती है तो वह BC के पैरेलल होती है। इसके अलावा जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी एंगल D जो बनेगा वह एंगल B के बराबर बनेगा, एंगल E जो बनेगा एंगल C के बराबर बनेगा। यानी यह दोनों ट्रायंगल जो हैं ये आपस में समरूप हैं, और समरूप का नियम क्या होता है, वह होता है AB बटे AD बराबर BC बटे DE बराबर CA बटे में EA, यानी भुजा बटे भुजा का रेशियो होता है समरूप में। तो क्या करेंगे आपको BC और DE का रिलेशन पता करना है, तो इसको आप किसी के साथ भी हल कर लेंगे। तो मान लीजिए इसके साथ हल करते हैं, तो AB जो है यह इतना है और AD है यह इतना है, तो यह दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। तो हम AD की जगह या फिर AB की जगह हम 2 बार AD लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसके बराबर है। तो हम AB की जगह लिखेंगे 2AD, और AD ऊपर भी है AD नीचे भी है तो आपस में कट जाएगा। यहाँ AD है तो आपस में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यह DE ऊपर चला जाएगा,
जहाँ से आ जाएगा DE बराबर आधा BC, और यही आपका एक उत्तर हो जाएगा। जहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे, जहाँ से आप BC की जगह 6 रखेंगे और उसका आधा कर देंगे तो आपका जो DE आ जाएगा वह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसके अलावा इन दोनों का रेशियो होगा आपस में, यह पैरेलल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक समबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है उसकी ऊंचाई दी हुई है 3√3, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 3√3, यानी यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको यह जो है लंब दिया हुआ है, आपको आधार नहीं पता, इसके अलावा आपको कर्ण नहीं पता। ठीक है, आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको यह भी ज्ञात करना होगा कि यह कितना आएगा। तो यह आपको पता होगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3√3 प्लस आधार का स्क्वायर, और यह जो समबाहु त्रिभुज में यह जो परपेंडिकुलर बनता है वह इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यह समबाहु त्रिभुज है, यानी यह भी x है, यह भी x है, तीनों x है, और यह दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो यह x/2 हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा x/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा हमें x ज्ञात करना है, तो x को हम जितने भी x के टर्म हैं उनको बाईं तरफ रखेंगे, तो इसको भी बाईं तरफ भेज देंगे, तो x² माइनस x/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3√3 का स्क्वायर। जहाँ से हम इसको हल कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 4x² माइनस x² यानी 3x² बराबर आपका आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर के बराबर, जो कि 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, जहाँ से यह आएगा 27। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एलसीएम आपने 4 लिया जो दूसरी तरफ जाके 27 के साथ गुणा हो जाएगा। इसके अलावा 3 से यह 27 9 बार में कटेगा, और यहाँ x² है जो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट होगा, तो 9 का अंडर रूट होता है 3, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो यह आपकी भुजा जो आ गई समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में वह आ गई 6 6 6, यानी अब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा आ गई आपकी 6, जो स्क्वायर लिखा है यानी इसको आपको 2 बार लिखना है, तो यह 2 दूनी के 4, इसके अलावा 2 तिहाई 6, इसके अलावा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, जिसके बाद 3 तिहाई 9, √3 जो होगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है x⁴ y माइनस xy⁴ का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो आप कॉमन ले सकते हैं वह कॉमन ले लीजिए, उसके बाद जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगाना होता है। तो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो हम xy को कॉमन ले लेंगे, जिसके बाद ब्रैकेट में आपका बचेगा यहाँ से x3, यहाँ से y3, और x³ माइनस y³ का फार्मूला लग जाएगा जो a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab होता है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है √121 यानी 11, √64 यानी कि 8। ठीक है, इसके अलावा माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा √0.04, तो √0.04 को आप हल करेंगे तो दशमलव हटेगा, बटे में 100 होगा, और 4 का अंडर रूट होगा 2, 100 का होगा 10, जहाँ से 0.2 आ जाएगा किसका, माइनस का। इसी प्रकार इसका आ जाएगा आपका प्लस का 0.4, इसके बाद जो प्लस के हैं वह सब जुड़ जाएंगे, तो 11 + 8 19.4 हो जाएगा, और माइनस वाला उसमें से घट जाएगा, तो 19.4 में से 0.2 घटेगा, तो 19.2 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी मजदूर हैं वह 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं। इसके अलावा 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसे जैसे मजदूर बढ़ेगा दिन कम होगा, तो जो आपका एरो लगेगा वह एक नीचे एक ऊपर लगेगा, जिसके बाद आप इसको समानुपात में लिखेंगे 30:12 समानुपात x/16, क्योंकि यह तीर नीचे से ऊपर लगी है तो हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। इसके बाद होगा बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी 12x बराबर 30 × 16, जहाँ से 3 चौके 12, 3 दहा में 30, इसके अलावा 4 चौके 16, जहाँ से 4 दहा में 40 जो होगा वह x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 40 दिन में जो 12 मजदूर हैं वह काम करेंगे।
अगला प्रश्न है, आपको माध्यिका ज्ञात की हुई है दिए हुए आंकड़े में। तो जो आंकड़े हैं उनका आप आरोही क्रम लिखिए, उसके बाद दिए हुए आंकड़ों की संख्या गिनिए कि कितनी है। तो यह 9 है और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जो माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा वह n+1/2 पद लगेगा, यानी n की जगह आपका 9 हो जाएगा, 9 + 1 यानी 10, 10/2 यानी 5वां पद जो होगा वह आपका माध्यिका होगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद जो है वह 10 है, तो यही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12, 16, 18 का मौसा भाग विधि से बताओ। तो दोस्तों जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं, चाहे आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम पहले 16 से 18 में भाग देते हैं, जो कि एक बार जाएगा और 16 एक हमें 16 होगा, जिसके बाद घटेगा तो 2 बचेगा और 2 से पुनः हम इस 16 को भाग करेंगे जब तक यह पूरा पूरा कट नहीं जाता। और पूरा जब कटता है तो जिससे हमने भाग दिया होता है वह इन दोनों संख्याओं का मौसा होता है, यानी 16 और 18 का मौसा आ गया 2। अब हम इस 2 से भाग करेंगे तीसरी संख्या में और पूर्णतः कट जाता है, तो यही हमारा मौसा हो जाएगा तीनों संख्याओं का। तो अब जब हम 2 से 12 में भाग करते हैं तो 2 छक्के 12 यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 12, 16 और 18 का मौसा होगा 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 1/2, 2/3 और 4/5 का आपको मौसा बताना है। तो दोस्तों जब फ्रैक्शन में दिया हो और मौसा पूछे तो अंश का मौसा, हर का लसा ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार आपसे इसका अगर लसा पूछता तो अंश का मतलब जो पूछ रहा है वह अंश का होगा और उसके अपोजिट होगा हर का, यानी अगर लसा पूछता तो अंश का लसा और हर का मौसा होता। तो आपको क्या करना है, मौसा पूछ रहा है तो अंश में जो 1, 2 और 4 दिया है इनका मौसा बताना है। तो 1, 2 और 4 के फैक्टर कर लीजिए और जो कॉमन है वही इसका मौसा हो जाएगा, यानी 1 जो है वह 1, 2, 4 का मौसा हो जाएगा। और हर में जो है उसका लसा ज्ञात कर लीजिए। तो लसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 2, 3, 5 को भाग देंगे, जो 2 से कटेगा 2 एकम में 3, 3 और 5 वैसे ही बच जाएंगे। फिर 3 से 3 एकम में 3 और 5 वैसे ही बच जाएगा, जिसके बाद 5 एकम में 5 और सबके नीचे 1 आ गया तो हम इनका गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 है, 6 बचे 30, यानी जो आपका मौसा आया वह अंश का 1 आया और लसा जो आया वो हर का 30 आया। तो इन फ्रैक्शन का जो मौसा हो जाएगा वह हो जाएगा 1/30 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करे। तो जब दो संख्याओं का आपको मौसा ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या जो है 1535 इससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा और जो बचेगा रिमाइंडर उससे पुनः भाग देंगे जो यहाँ भाजक था, यानी 1535 में जो 2 बार जाएगा और जितना आएगा उसको घटा देंगे और पुनः करेंगे 614 में जब तक पूर्णतः कट नहीं जाता। और जब कटता है तो उसके ऊपर जिससे भाग दिया होता है वही उसका मौसा हो जाता है और वही हो जाएगा आपका वह संख्या जो जिससे हम इन दोनों में भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगी। इसके अलावा आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्या का मौसा आपको 18 दिया है तथा उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 36। तो फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा, HCF। तो आपको दोनों का गुणनफल 36 दिया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम की जगह एलसीएम HCF दिया है 18। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 18 दाईं तरफ गुणा हो रहा है तो बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 2 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जो आपको दिया हुआ है नंबर दिए हुए हैं इनको सरल करना है यानी जोड़ना है। तो इसमें आपको मुख्यतः ध्यान क्या देना है कि दशमलव जो होगा वह एक लाइन में आएगा या फिर दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। इसके बाद आप जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से जोड़ेंगे, दशमलव को ध्यान नहीं देंगे और दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहेगा। उसके बाद सबको जोड़ देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जानवरों का एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं और 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं तथा 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं।
सभी जानवरों की कुल कितने जानवर हैं। तो दोस्तों कुल कितने जानवर हैं, तो ऐसे जानवर जो मांसाहारी हैं, जो शाकाहारी हैं और जो दोनों चीज़ें करते हैं यानी मांसा शाकाहारी दोनों हैं, तो इनको आप जोड़ लीजिए। यहाँ दशमलव में कोई नहीं दिया है तो आप चाहें तो दशमलव ना भी लिखें और बाकी संख्याएं को ऐसे ही जोड़ लेंगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉड मास से। बॉड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, जो कि डिवाइड यहाँ है नहीं तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा, यहाँ 45। इसी प्रकार 8×3 = 24 हो जाएगा, यहाँ 24। इसी प्रकार 55×55 हो जाएगा, यहाँ 3025। इसी प्रकार 8×7 = 56 हो जाएगा, यहाँ 56। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इन सब को जो माइनस माइनस के हैं उनको एक साथ हल करेंगे तो एक ही संख्या माइनस की है तो आप क्या करेंगे, जो प्लस के हैं सभी को एक साथ जोड़ लीजिए, जितना आए उसमें से 24 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3225। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17। इसमें भी आपको बॉड मास से ही करना है कि सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं जब आप गुणा करने जा रहे हैं तो यह a×a लिखा है, जबकि यहाँ b×b लिखा है। तो आपको चेक करना होगा कि क्या यह फॉर्मूले पे तो नहीं है। तो आप चाहें तो इसको बॉड मास से भी हल कर सकते हैं या फिर इसको a² + b² + 2ab यानी a+b का होल स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं, जहाँ से यह 7.5 + 2.5 यानी 10 का वर्ग हो जाएगा, जो कि 100 आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो होगा वह शून्य के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा p जो होगा वह पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल जो है वह 90 दिया है यानी x + y 90 हो गया, और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 40 यानी x - y जो है वह 40 हो गया। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हल किस प्रकार करेंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जो y है वह अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x जुड़ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपने जोड़ा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 × 4 = 130, जहाँ से यह 2 से कटेगा और 6 65 हो जाएगा, यानी आपकी x की वैल्यू आ गई 65। और इसके अलावा आप 65 यहाँ रख दें तो दूसरी तरफ जाके घट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपको सरल करना है। तो सरल करने में क्या होता है, कोई ना कोई आपका नियम लगता है। ऊपर लगेगा a² - b², जो कि होता है a - b a + b। नीचे लगेगा आपका a³ - b³ जो होता है a - b a² + b² + ab, जहाँ से a - b जो है यानी x - 3 जो है अंश में भी है हर में भी है तो कट जाएगा, और जो नहीं कट रहा वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बॉड मास से, जिसमें सबसे पहले हम हल करते हैं छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद करते हैं मझले ब्रैकेट को, उसके बाद करते हैं बड़े ब्रैकेट को। तो हम छोटे ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 4 × 3 = 7 और 7 × 5 = 12। 12 में से 10 घटेगा तो बचेगा 2, यानी आपका छोटा ब्रैकेट में बचा 2। इसके बाद मझले ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो पहले हम गुणा करते हैं तो 18 × 5 हो जाएगा 90। 90 - 2 - 3 यानी यहाँ से आपका आ गया 85। जिसके बाद बाहर आपका क्या है, सिर्फ है 12। तो 12 में से 85 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 85 में से 12 घटाएंगे और जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगेगा, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 7, यानी -73 जो होगा वह आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 22, जिसमें कह रहा है यदि किसी गांव में कुल महिलाओं की संख्या इतनी है तथा महिला तथा पुरुष की संख्या इतनी है, यानी दोनों की संख्या इतनी है और जिसमें से महिला की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसमें से इसको घटा देंगे। तो यह क्या दिया हुआ है, 9×4 दिया हुआ है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 9x - 36 हो जाएगा, जिसमें से आप इसको घटा लेंगे
तो 3x घटेगा तो बचेगा 6x। इसके अलावा जो प्लस का 4 है वह घटेगा तो साइन बदल जाएगा और यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यानी -40। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र आपको दिया है, ax जो है वह एंगल CAB को समद्विभाज करता है यानी यह एंगल इस एंगल के बराबर है। इसके अलावा CDB को भी द्विभाज करता है तो यह एंगल इस एंगल के बराबर है। और यह जो रेखा है वह क्या है, कॉमन है। तो आप 3 चीज़ें यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न में बताना है कि यह दोनों आपस में सर्वांगसम हैं, यानी आपको सिद्ध करना है तो आपको 3 चीज़ें बतानी होगी, कोई भी 3 चीज़ें। तो आप जो है एंगल, भुजा, एंगल की 3 चीज़ें बता देंगे कि यह एंगल इस एंगल के बराबर है इस ट्रायंगल में, यह एंगल इस एंगल के बराबर है इस ट्रायंगल में, और यह भुजा जो है वह कॉमन है। तो यही आपका सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है x - 1 - x बराबर 3/2 दिया हुआ है और आपको x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो आपको जो दिया है इसी के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, जहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाएगा, यानी 2a क्या है x है, b क्या है 1/x है, तो x कट जाएंगे, यह आया आपका माइनस का, और दाईं तरफ क्या आया 3/2 का वर्ग यानी 9/4, जहाँ से यह हम दूसरी तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतने का मान ज्ञात करना है। तो यह माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, जिसके बाद हम इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का 2 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 होगा, जहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 + 8 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, यानी 17/4 जो होगा वह उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है x - 2y प्लस 3y - x माइनस 3x - 2y को सरल करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो यह प्लस है अंदर गुणा करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, परंतु जब माइनस का गुणा करेंगे तो साइनें बदल जाएंगी, यानी 3x जो है वह माइनस का हो जाएगा, जबकि 2y जो है वह प्लस का हो जाएगा। इसके बाद जो x का टर्म है वह x के टर्म के साथ हल करेंगे। तो यहाँ दिया है आपका 3x, इसके अलावा आप देखेंगे कि कहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यह दोनों आपस में कट गए। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, तो यह आपस में कट गए, और जो बच गए उनको हम लिख लेते हैं। जो बचा 3y - 3x, जहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे और y - x आपका उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा -3x - y, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है एक कमरे की फर्श जो है वह 300 × 425 सेंटीमीटर का माप है। कमरे की फर्श यानी आपको यह एक कमरा दिया हुआ है, इसमें आपको फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, यानी वर्गाकार यहाँ टाइल लगाने हैं, एक ही माप के लगाने हैं, ठीक है। कम से कम लगाए कि टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ही माप के लगाने हैं तो यह आपको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो 300 दिया है और जो 425 दिया है इसका HCF ज्ञात करेंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, ताकि कम से कम आपके टाइल लग सके। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग कर देंगे, और जब तक पूर्णतः कट नहीं जाता तब तक भाग करते रहेंगे, और जब पूर्णतः कटेगा तो जिससे कटता है तो वही आपका HCF हो जाएगा, यानी आपकी बड़ी संख्या, बड़ा जो माप आया वह 25 आया, और इधर भी 25 आया, यानी यह स्क्वायर एक आया, जो टाइल है वह 25 × 25 आया। तो अब हम इसके क्षेत्रफल में 25 × 25 से भाग कर देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी 204 टाइल। अगला प्रश्न है 100 से 110 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, स्वयं और 1, ठीक है दोस्तों। तो वह हो जाएंगी 101, 103, 107 और 109। अगला प्रश्न है, आपको रचना करना है जिसमें QR जो हो वो 5.5 का हो, और आप यहीं से RP जो बनाएंगे वह इस प्रकार 4.5 सेंटीमीटर का बनाएं कि यह जो कोण R बने वह 60 डिग्री बन जाए। तो आपको इसको पटरी की सहायता से और जो D होता है या चंदा होता है उसकी सहायता से बना लेना है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर जो है वह 48 है,
दो संख्याओं का अंतर 48 है, बड़ी इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी अगर यह बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर 5 भागफल बचता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि x जो होगा वह 5y हो जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे 5y माइनस वाई बराबर 48, जहाँ से 4y बराबर 48 आ जाएगा, जहाँ से यह y बराबर आ जाएगा 12, यानी y आपका आ गया 12। तो y की जगह हम 12 रख देंगे, जो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 60, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बॉड मास से। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है, उससे भी पहले बॉड मास में होता है वी बॉड मास यानी विनेकुलम, यानी सबसे पहले इसको आपको बार को हल करना होता है। तो बार को हल करेंगे तो 8 - 1 जो होगा वह बचाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, और 7 कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इसके बाद माइनस लगा है, तो यह हो जाएगा -7। जिसके बाद हम हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को, जो कि है 11 × 11, और यहाँ पे भी है -4, तो -4 का माइनस के साथ गुणा होगा तो +4 हो जाएगा, और 11 × 11 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल करेंगे मझले ब्रैकेट को। तो मझले ब्रैकेट में 3 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और बड़ी संख्या के जो सामने साइन लगा है वह साइन लगेगा, यानी -4 बचेगा। अब हम इस माइनस को माइनस के साथ गुणा कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। जिसके बाद हम सबसे पहले भाग को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाग करेंगे 121 में 121 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। जिसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 + 4 + 1 यानी 9 हो जाएगा, और 9 को बाहर माइनस लगाए तो माइनस के साथ गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। जिसके बाद 112 में से हम 9 घटा देंगे, तो 112 में से 9 घटा तो 103 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों को अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे आपको बराबर बराबर अंकों में बांटी जा सके। तो 2 से भाग करेंगे तो यह कटेगा 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12। इसके अलावा जो विषम है वह नहीं कटेंगे। फिर से 2 से करेंगे क्योंकि यह कटेगा 2 × 3 = 6। इसके बाद हम 3 से कटेंगे तो यह और यह भी 5 बार में कट जाएगा। जिसके बाद हम 5 से करेंगे और जो आपको कॉपियों की संख्या आ गई वह 60 आ जाएगी। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी x + y आपको दिया हुआ है 24। उसमें से दूसरी संख्या जो है कि 2 गुनी है, यानी इनमें से एक संख्या अगर मानते हैं यह x जो है वह 2 गुना है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के जो है वह दूसरी संख्या के 2 गुनी है, यानी आपका यहाँ से y आ गया 2x, यानी एक संख्या आई आपकी x, एक संख्या आई 2x बराबर 24, जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था, जहाँ से 3x बराबर 24 हो जाएगा, जहाँ से 3 × 8 = 24 कट गया, यानी x यानी पहली संख्या आ गई 8, और इसकी 2 गुनी है दूसरी संख्या तो वह आ जाएगी 8 दूनी 2 यानी 16। अगला प्रश्न है निम्न ट्रायंगल दिया है और स्वरूप भी है, उसमें से शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो तरीका होता है, आप जिस ट्रायंगल को भी सबसे पहले उठाइए उसी के बट्टे में उसके समरूप भुजा को लिखिए। तो ए बी उठाते हैं तो ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। इसी प्रकार छोटी में भी आप लिखिए पी क्यू, क्यू आर, आर पी, ताकि गलती ना हो, और यह बटे में रेशियो में होते हैं समरूप में। इसमें से आपको जो दिया है वह पुट कीजिए। तो आपको ए बी दिया हुआ है 2, और इसके अलावा पी क्यू दिया है x, इसके अलावा बी सी दिया हुआ है 3, और इसके अलावा क्यू आर दिया हुआ है आपको 1.5, ठीक है, और आपको सी ए दिया हुआ है 2.8, इसके अलावा आर पी दिया हुआ है y, ठीक है। अब आप एक बार इसको हल कीजिए जहाँ से आपका x आ जाएगा, एक बार इन दोनों को हल कीजिए जहाँ से आपका y आ जाएगा, दोनों में त्रिज्यक गुणा करेंगे। तो यह जो 1.5 है इधर 2 के साथ गुणा होगा तो 1.5 दूनी 2 यानी 3 हो जाएगा। जिसके बाद यह 3 इसके नीचे आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर क्या होगा, यह y इसके साथ गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। इसके अलावा यह 1.5 जो है वह 2.8 के साथ गुणा होगा। इसके अलावा 3 से यह 0.5 बार में कट जाएगा, जहाँ से 2.8 का हम 5 के साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों
140 2.8 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, यानी 140 आया। और 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाए तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, जहाँ से 1.4 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वह 12 दिया हुआ है और आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 दिया हुआ है और आपको एक्स वाई जेड और जेड एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप इसका वर्ग करेंगे, जहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, जहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। और यहाँ से 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, जहाँ से इसका मान ही तो ज्ञात करना था, तो इसको हम दाईं तरफ छोड़ देते हैं और बाकी सबको बाईं तरफ ले लेते हैं। जहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है, 12 दिया है, तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। और यह दोनों भी, यह जो 64 है इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 144 में से 64 घटेगा तो बचेगा 80। और जो 2 है वह उधर गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग होगा, जहाँ से एक्स वाई जेड और जेड एक्स आ जाएगा 40। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, यदि इस मैदान का एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम, यह मीटर दिया है, यह हेक्टेयर दिया है, तो हम किसी एक इकाई में कर लेंगे। तो हेक्टेयर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है, जहाँ से 0.5 यानी आधा हेक्टेयर की वैल्यू आ जाएगी 5,000। यानी एक हेक्टेयर होता है 10,000, तो आधा हेक्टेयर क्या हो जाएगा 5,000। यानी आपको क्षेत्रफल पता चल गया 5,000 है। और आपको फार्मूला होता है L/B, तो 5,000 बराबर हो जाएगा L/B। L दिया हुआ 125, जो गुणा हो रहा है दाईं तरफ तो बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा, तो 5,000 में 125 से भाग देंगे तो 40 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। यानी आपकी अगर ग्राम सभाएँ 6 हैं और उसमें नलकूप कितने हैं, 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे जिससे टोटल नलकूप आ जाएंगे। तो इसी प्रकार हम इन दोनों इक्वेशनों को गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब 2x को x के साथ, फिर 5x के साथ, फिर 6 के साथ गुणा करेंगे तो 2x³ 10x² और 12x आ जाएगा। इसी प्रकार 3x को हम 3 को x के साथ, 5x को साथ और 6 के साथ गुणा करेंगे तो 3x² + 15x + 18 आ जाएगा। जिसके बाद हम 2x³ को हल करेंगे 2x³ के साथ, परंतु कोई नहीं दिया है x³ के मामले में, तो हम 2x³ को ऐसे ही रखेंगे। इसके अलावा x² को x² के साथ हल करेंगे तो 10 के साथ 3x² जुड़ेगा, 13x² हो जाएगा। इसके अलावा 12x 15x के साथ जुड़ के यह हो जाएगा 27x। और इसी प्रकार 18 का कोई टर्म नहीं है तो यह 18 ऐसी बचा रहेगा। जिसके बाद यह आपको प्रश्न में x के मान जो है वह 1 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, जिससे ये नंबर आ गया और जिसको हम जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 60 नलकूप। इसके अलावा आप चाहें तो शुरू में ही x की वैल्यू 1 रख दे, जहाँ से यह 2x + 3 यानी 2 × 1 + 3 यानी 5 आ गया। 5 ग्राम सभाएँ हैं और इस 5 ग्राम सभाओं में नलकूप कितने हैं, तो x की जगह 1² यानी 1 हो जाएगा, प्लस 5x यानी 5 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यानी यह आ गया नलकूप जो हैं प्रत्येक सभा में वह हैं 12। तो 12 × 5 हो जाएगा और 60 आपका उत्तर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे तो वह संख्या आ जाएगी जो विभाजित होती है, उसके बाद हम उसमें 7 जोड़ देंगे, जिससे जो संख्या आएगी उसमें से 7 घटाने पर एलसीएम वाली संख्या जो आएगी वह इनसे विभाजित हो जाएगी। तो हम 12, 16, 18, 21 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 1008, और इसमें से 7 बचाने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यह आ गया 1015, जिसमें से हम 12, 16, 18, 21 किसी से भी भाग करेंगे तो यह 7 बच जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयतकार मैदान है जिसकी लंबाई दी हुई है 80 मीटर, इसी प्रकार चौड़ाई दी हुई है 60 मीटर और आपको बीचों बीच जो है वह रास्ता बनाना है 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबाई की साइड जो है 3 मीटर आपको रास्ता बनाना है 3 × 5 का। तो क्या करेंगे आप, जो यह रास्ता है इसमें क्या कह रहा है, सड़क बनने का खर्च जो है वह 15 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस रास्ते का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इधर से ज्ञात करेंगे जो कि 80 ×
यह क्या दिया है 5, तो 80 गुणे 5 हो जाएगा, 80 गुणे 5। इसी प्रकार इस प्रकार से भी आप निकालेंगे तो 60 गुणे यह कितना दिया है 3 दिया है, तो 60 गुणे 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो है यह दोनों में बार बार आ रहा है, तो हम इसको फिर निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले निकाला 400 और फिर 180, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले हमने निकाला इसका 80 गुणे 5, इसका क्षेत्रफल जो कि आया 400। इसके बाद हमने निकाला इसका क्षेत्रफल जो कि आया 60 गुणे 3 यानी 180, जिसमें से यह दोनों में कॉमन है, तो एक बार हम इस कॉमन को घटा देंगे और यही आपका उत्तर आ जाएगा। जिसके बाद जो खर्चा लग रहा है उसको हम उसके साथ 565 के साथ गुणा कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 8475। अगला प्रश्न है, आपको ABCPQR जो है आपको दिया हुआ है 3.5, AB दिया हुआ है 3.5 और BC दिया हुआ है 7.1 और AC दिया हुआ है 5। इसके अलावा PQ दिया हुआ है 7.1 और QR दिया हुआ है 5 और PR दिया है 3.5। दोनों त्रिभुज सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों भुजा बराबर है, तो यह दोनों आपस में सर्वांग सम है। अगला प्रश्न है x + 2x, x + 1/2x बराबर 4 दिया हुआ है और इसी का जो क्यूब का टर्म है उस वह आपको पूछ रहा है। तो हम इसके दोनों तरफ क्यूब यानी घन कर देंगे, तो हो जाएगा a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + 2ab a + b। जहाँ से हम यह मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे, बाकी मानों को एक साइड ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ से आपको a + b का होल क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको a + b दिया ही हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसके अलावा यह क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 2 3ab, जहाँ से x कट गया तो यहाँ बचा 3/2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसी को हल कर लेंगे, जहाँ से यह 2 दूनी के 4 कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। जिसके अलावा इधर 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 6 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा और 58 जो होगा वह x³ + 1/8x³ का उत्तर आ जाएगा 58। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 41, जिसमें कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यानी पुत्र की उम्र अगर x है तो पिता की उम्र हो जाएगी 4 गुनी यानी 4x। उसके बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ देते हैं जो कि प्रेजेंट की एज है 4x और x, तो 4x + 6 हो जाएगा और x + 6 हो जाएगा। तो कह रहा है पुत्र की उम्र, जो पिता की उम्र होगी 6 साल बाद, वो पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी और साथ ही साथ 6 वर्ष और बढ़ जाएगी। यानी यह दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। अब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे और x का मान जो आएगा वह पुत्र की प्रेजेंट आयु आ जाएगी। तो हम इसको हल करेंगे तो 2 सही 1/2 जो लिखा है इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5/2। जहाँ से बटे में 2 है तो हम 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ 6 के साथ क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, तो यह हो जाएगा 5x + 30 + 12 के बटे में 2 है, जो दूसरी तरफ भेज देंगे तो 8x + 12 हो जाएगा। जहाँ से 12 कट जाएगा और 5x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3x = 30 आ जाएगा। यानी पुत्र की आयु आ गई 10 और पुत्र की आयु की 4 गुना की ही तो पिता की आयु है, तो इसकी 4 गुना हो जाएगा पिता की आयु, जो हो जाएगी 40। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 42, जिसमें कह रहा है यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। यानी अगर आप परिमेय संख्या x/y मानते हैं तो क्या कह रहा है जो अंश है वह हर से 2 कम है, यानी x बराबर जो है वह y - 2 है। तो आपकी परिमेय संख्या आ गई y - 2/y। जिसके बाद कह रहा है यदि उसके अंश में और हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो यह जो परिमेय संख्या हो जाएगी वह 3/4
4 हो जाएगी और इसी को हल करेंगे तो आपकी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी जो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हल करेंगे तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y -1 है तो -4 बराबर यह इसके साथ गुणा होगा तो 3y + 3 हो जाएगा, जहाँ से y एक साइड कर लेते हैं तो 4y में से 3y घटेगा तो y बराबर हो जाएगा, इधर से 4 उधर जाएगा तो प्लस होगा तो 7 हो जाएगा। यानी y आपका 7 आ गया। और क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि जो अंश है वह 2 कम है तो y की जगह हम 7 रख देंगे तो अंश आ जाएगा 5। यानी जो आपका उत्तर आ गया वह x/y यानी 5/7 आ गया। अगला प्रश्न है बॉड मास से, जिसमें आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना होता है जो कि दिया हुआ है 5 × 2 यानी 10, 10 जो 13 में से घटेगा तो आएगा 3। उसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7/56, 56 + 3 हो जाएगा यानी 59 हो जाएगा। जिसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे जो कि 56 - 59 हो जाएगा तो -3 बचेगा। और उसके बाद हम इसको 80 के साथ गुणा कर देंगे तो -240 उत्तर आ जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वर्गाकार पार्क है जो 30 मीटर का है और इसके चारों ओर एक पार्क है यानी यह 30 मीटर का है तो आपको एक मीटर इधर भी छोड़ना होगा, 1 मीटर इधर भी छोड़ना होगा। तो अब जो आपका वर्गाकार पार्क बचेगा वह 28 × 28 का बचेगा, जिसका क्षेत्रफल आ जाएगा 784। और आपको इसी वर्ग मीटर में प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये का खर्चा आ रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 1568 जो है वह आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको a + b दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है और a² - b² ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसका फॉर्मूला रखेंगे जो a + b a - b होता है, जहाँ से a + b की वैल्यू 12 रखेंगे, a - b की वैल्यू 6 रख देंगे और 12 2 × 2 जो हो जाएगा वह 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं। तो आपको इन दोनों को गुणा होगा तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, जिसमें से x जो है वह 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ही रख लेते हैं। जहाँ पे हम x रखेंगे यहाँ तो 3 × 2 यानी 6 + 2 यानी 8 ग्राम सभाएँ हैं। और आपके ग्राम सभाएँ में मतदाता कितने हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 दूनी 6 तो 6 6 12, 12 4 16। तो 16 को हम गुणा कर देंगे 8 के साथ तो 8 × 6 = 48 और 8 × 8 4 12 यानी 128 मतदाताओं की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है, ए बी दिया हुआ है और आपको a - b दिया हुआ है और a³ - b³ ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिखिए जो कि है a³ + b³ ज्ञात करना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है a³ + b³ + 3ab a + b होता है, जिसको अंदर हम हल करेंगे जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक आप यही फार्मूला लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद आपको किसका मान ज्ञात करना है, a³ + b³ का। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, तो दोस्तों यह जो आपको ज्ञात करना है इसका आपने फार्मूला लिख दिया तो यह आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं a - b² होता है a² + b² - 2ab। जहाँ से यह -2ab दूसरी तरफ भेज देंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 2ab। तो हम a² + b² की जगह पे हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 2ab। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी जगह लिख देंगे इतना,
तो यह जो +2ab है इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्लस का 4ab हो जाएगा। जहाँ से हम इस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जिसके बाद हम a माइनस बी की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 4 का वर्ग यानी 16 और इसके अलावा 4ab है जहाँ पे हम ab की भी वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ से a प्लस बी आ जाएगा आपका 6। और इसको अब हम समीकरण 1 की मदद से आपका ab आ गया 6, तो हम यहाँ पे रखेंगे 6, यहाँ पे रखेंगे 6। ठीक है दोस्तों, ए बी आपको दिया ही हुआ है तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो हमने यहाँ 6 रख दिया और क्यूब कर दिया, यहाँ भी 6 रख दिया। इसके अलावा ए बी 5 दिया हुआ था तो हम सबको हल कर लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा 126। अगला प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको आयतन दिया हुआ है और आपको फार्मूला पता होगा, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम सब कुछ इसी फार्मूले पे रख देंगे। तो आयतन की जगह आयतन रखेंगे, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दिया है तो उसकी जगह ऊंचाई लिखेंगे। इसके अलावा जो दाईं तरफ गुणा हो रहा है वो बाईं तरफ जाके भाग हो जाएगा, जिसके बाद भाग करने पर आपका ऊँचाई आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 49, जिसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की जब बात होती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन जो होती है वो अपनी दूरी भी तय करती है। तो आपको कह रहा है तो हम रेलगाड़ी की जो दूरी है या रेलगाड़ी कितनी लंबी है वह x मान लेते हैं। तो आपका x प्लस 120/12 हो जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है वह होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो यह आपकी चाल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। साथ ही साथ एक खंभा जब आता है तो वह 2/5 सेकंड में पार करती है। और जब खंभे की बात होती है तो खंभे को पार करते समय जो रेलगाड़ी होती है वह स्वयं की डिस्टेंस जो होती है वही सिर्फ पार करती है। तो उसकी डिस्टेंस क्या मानी या रेलगाड़ी कितनी लंबी है तो वह है x। तो और कितने समय में पार कर रही है तो 2/5 यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 2 यानी 12/5 यानी x/12/5 हो जाएगा। जहाँ से यह 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/12 हो जाएगा। इसके अलावा यह दोनों मैंने बराबर क्यों रखे, क्योंकि यह भी उसी ट्रेन की चाल है, यह भी उसी ट्रेन की चाल है। तो दोनों जो चाल होगी वह ट्रेन की बराबर होगी। तो यह आपका इक्वेशन आ गया, इसको आप हल कर लीजिए। तो 12 दोनों तरफ हर में है तो कट जाएगा। इसके अलावा यह x इधर आएगा तो 4x बराबर 120 हो जाएगा, जहाँ से x बराबर 30 मीटर आ जाएगा। यानी जो आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई वह 30 मीटर आ गई। और आपको फार्मूला पता है कि होता है दूरी बटे में समय। तो आप उसी जो खंबे को पार करते समय जो आपने इक्वेशन बनाया था 5x/12 उसी में x की वैल्यू रख देंगे 30, जहाँ से 5 गुणे 30/12 हो जाएगा। जहाँ से आप इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 30/12 हो गया। इसके अलावा यह अब तक क्या आ रहा था, आपका जो यह समय आ रहा था वो मीटर पर सेकंड में आ रहा था। आपको क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 कट जाएगा। इसके अलावा 3 चौके 12, 3 छक्के 18, इसके अलावा 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6, इसके अलावा 2 15 जा 30 और इसके अलावा 15 तियाँ 45 किलोमीटर पर घंटा उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आपको जैसा कि यहाँ लिखा है चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो यहीं से आपका फार्मूला आ गया, चाल बराबर किलोमीटर पर घंटा। यानी किलोमीटर क्या होता है, ये दूरी ही तो होती है। तो दूरी और जो घंटा है वह समय ही तो होता है। तो दूरी बटे में समय, तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। अगला प्रश्न देखते हैं जो है नीचे दिए गए बारंबारता आवंटन को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको बारंबारता दी हुई है उसी के अनुसार से आप यह बना लेंगे। इसके अलावा जो आपको माप दिया हुआ है वह आप जिस प्रकार से 0 से 10 दिया है उस प्रकार से 10 से 20, 20 से 30 उसी प्रकार बना लेंगे। और जहाँ जहाँ 0 से 10 जो है उसमें क्या लिखा है, 2 लिखा है तो आपको 2 पे यह आयत बनाना है। इसी प्रकार 10 से 20 में 8 लिखा है तो 8 पे यह बनाना है। आप चाहें तो इसको 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको कुछ भी ले सकते हैं।
खासकर आप चाहें तो इसका जो आंकड़े दिए होते हैं बारंबारता, इसका HCF ले सकते हैं। तो HCF जो आएगा यह 2 ही आएगा, तो 2 के अनुसार ही आप चलें, जिससे आपको सभी बनाने में आसानी होगी। और 15 किस प्रकार बनाएंगे, 15 बनाएंगे आप 14 और 16 के बीच में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह 15 बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो है अपवर्तक से क्या अभिप्राय है। तो अपवर्तक होते हैं दोस्तों फैक्टर। फैक्टर यानी कि जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो वह होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 6 9 18 स्वयं। तो यही होता है अपवर्तक यानी कि फैक्टर। वह सारी संख्या है जिससे दी हुई संख्या विभाजित हो जाते हैं, वह होता है अपवर्तक। अगला प्रश्न है गुणा से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों आपको गुणा से क्या अभिप्राय है यह आपको पता ही होगा कि गुणा के शिक्षण में उन सूत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि आपको बच्चों के हिसाब से बताना है तो गुणा जो कराना चाहिए वह इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताना चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त बताना चाहिए। साथ ही साथ ज्ञात से अज्ञात बताना चाहिए। जो बच्चा देख रहा है कि आपको इसको चीज़ देकर समझाएं कि आपके पास 2 पेंसिल है, 2 और आ जाती है तो वह कितनी हो जाती है। तो इस प्रकार से होता है गुणा। इसके बाद गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र बताना है। तो दोस्तों आपको अपने अनुसार गुणा में जो भी सूत्र लगता है वह आपको बता देना है, कि जैसे कि ये भी पूर्ण संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल जो आएगा वह भी पूर्ण संख्या होगी। इसके अलावा समान पूर्ण संख्याओं को बदलकर भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। इसके अलावा 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप यही अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वह दिए हुए जो भी संख्याएं हैं इनको चाहे शुरू की 2 संख्याओं को गुणा करें और बाद में तीसरे के साथ गुणा करें या तीनों के एक साथ गुणा करें, जो गुणनफल आएगा वो हमेशा समान ही आएगा। इसके अलावा आप फॉर्मूले भी यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है घटाने के महत्वपूर्ण पदों को ध्यानपूर्वक लिखिए। तो दोस्तों घटाने के जो छात्रों के अनुरूप लिखना है तो सबसे पहले आपको उदाहरण देकर केवल 2 अंकों का बताना चाहिए घटाना। उसके बाद धीरे धीरे जटिल संख्याओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं कि 8 में से 3 गया तो 5। इसी प्रकार आप धीरे धीरे जटिल की ओर जा सकते हैं, जिसमें आप सैकड़े तक गए हैं तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना बताइए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो जो XY है वह XY के साथ जुड़ता है, उसके अलावा Y जो है वो Y के साथ जुड़ता है और जिसका कोई पद नहीं है वो वैसे ही लिखा जाता है। तो 3x² प्लस 7xy माइनस 2y जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आपको घटाना है। तो घटाने में क्या होता है, जो बाद की जिसमें घटाते हैं तो उसके जो उसके साइन होते हैं वह बदल जाते हैं। तो यह x जो था वह प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, y जो है वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद y का y के साथ हल होगा तो दोनों आपस में कट जाएगा, और 4x का x के साथ हल होगा तो यह 3x आ जाएगा। इसके अलावा z का कोई टर्म नहीं है तो यह ऐसे ही रहेगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको भी सरल करना है। तो जो p का टर्म है वह p के साथ ही हल होगा। तो 2p दिया हुआ है, यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर की सारी साइनों का साइन बदल जाएगा, यानी यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का हो जाएगा और यह भी माइनस यह हो जाएगा दोस्तों 2p। इसके अलावा यहाँ माइनस लिखिए, पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं जिसमें 5p प्लस 2p लिखा है यानी 7p लिखा है। तो 3q प्लस 7p माइनस q हो जाएगा, जहाँ से q के साथ q हल होगा तो 2q हो जाएगा, 2q माइनस 7p और बाहर माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस है यह भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 2p के साथ 7p हल होगा तो माइनस 5p और यह ऐसे ही रहेगा माइनस 2q और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी बॉड मास से है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 2z माइनस 3y लिखा है, बाहर माइनस है तो दोनों के साइन बदल जाएंगे तो यह हो जाएगा। इसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं तो यहाँ भी बाहर माइनस लिखा हुआ है तो इन सभी के साइन बदल जाएंगे। इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं तो z का जो टर्म है वह z के साथ हल हो जाएगा तो 3z प्लस 2z 5z हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा 5xy प्लस 5z माइनस 2x माइनस 3y।
अगला प्रश्न है पुनः बॉड मास से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, जिसके आगे माइनस लगाए तो सबके साइन बदल जाएंगे और सभी माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएंगे। जिसके बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे और सभी साइन पुनः बदल जाएंगे। इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर से सभी के साइन बदल जाएंगे। इसके बाद जो सजाती हैं उनको एक साथ हल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 3x² है, तो हम स्क्वायर का एक और पद ढूंढते हैं, तो यह भी स्क्वायर है, तो ये दोनों एक साथ हल होंगे। तो 3x² माइनस का है और x² प्लस का है, तो यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 2x², और बड़ी संख्या के सामने जो साइन लगा है वही साइन लगेगा, तो -2x² हो जाएगा। इसी प्रकार यह x² yz जो है वह x² yz के साथ हल होगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, तो यह आ जाएगा, यह यहाँ ये आ जाएगा, और y² के साथ हल हो जाएगा। यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 60, जिसमें कह रहा है 3 की घात 4 की होल घात 4 लिखा हुआ है। यानी अब क्या करेंगे, 3 की घात 4 गुणे 4 है, तो यह 3 की घात 16 हो जाएगा, गुणे यह 9 की घात 6 लिखा है और बटे में 27 लिखा है। तो आप क्या करना है, आपको इसको सरल करना है ना, तो 27 को ब्रेक करना होगा छोटे से छोटे टर्म में। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिरी के 27 हो जाएगा। यानी आप 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और बाहर क्या लिखा है 7 लिखा है, तो यह दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और यह हो जाएगा 3 की घात 21, और यह हो गया 3 की घात 16। इसी प्रकार हम 9 को भी ब्रेक कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3 की घात 2, और बाहर लिखा है 6, तो 2 के साथ 6 गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार यह तो लघु रूप में लिखा ही है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात हो जाएगी 21 + 9 यानी 30, और ऊपर क्या है 16 + 12 यानी 28, तो 28 में से 30 घटेगा, तो यह हो जाएगा 3 की घात -2। जिसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, तो 3 की घात 2 क्या हो जाएगा 1/9, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार 6 की घात 2, तो हम इसको भी ब्रेक कर लेंगे लघु रूप में, यानी इसको 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 कर लेंगे। जिसके बाद घात 2 लगी है, जिसके बाहर 3 है, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, और इन दोनों पे अलग अलग जो है घातें लग जाएंगे। इसी प्रकार जो 12 दिया है इसको हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इस 4 को भी आप चाहें अंत में तो 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यह भाग है, तो यह बटे में चला जाएगा, जिसको 4 की घात 5, और 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 की घात 2, और 2 जो होगा वो 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8। इसके बाद आपने लघु रूप में लिख दिया। अब जो जो समान है उनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात हो जाएगी 6 + 4 यानी 10, और अब जो है वह 3 जो है यहाँ नीचे से ऊपर आएगा, तो नीचे 8 है तो ऊपर आएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यह घट जाएगा 3 में से 10 में से 8 चला जाएगा, तो 2 बचेगा। इसी प्रकार यह जो आपका 4 लिखा है इसको भी इस 4 की घात के साथ हल करेंगे, तो यह ऊपर आएगा, तो 4 की घात -1 हो जाएगा। अब हमारा बचा 2 की घात 6 है, तो हम इस 4 की घात जो -1 लिखा है इसको हम 2 की घात 2 की होल घात -1 लिख सकते हैं, जहाँ से 2 की घात -2 आ जाएगा, और -2 इसके साथ हल होगा, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास क्या बचा 3 की घात 2, तो यह हो जाएगा 3 की घात 2 यानी 9 गुणे 2 की घात 4 यानी 16, तो 9 गुणे 16 हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 62, जिसमें आपको क्या करना है, माइनस की घात 2 लगा हुआ है, तो सब पे माइनस की घात 2 से गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x की घात -6, y की घात -4, और यह XY जो है इसके साथ भी हो जाएगा, तो x की घात -2, y की घात -2, जिसके बाद यह ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इसके साथ x की घात -6 में x की घात जो 2 है वह जुड़ जाएगा, तो x की घात -4 हो जाएगा। इसी प्रकार y की घात जो -2 है वह ऊपर आएगा, तो यह भी प्लस का हो जाएगा, और y की घात -2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे, और जब हम दोनों को एक साथ हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/में x की घात 7, y की घात 8। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो हम गणना में इस्तेमाल करते हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और हम इसको n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 अनंत तक। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह होती है 1। और इसके अलावा आप अन्य पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 की कोई
पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब हम देखते हैं अगला है जो है पूर्णांक। तो दोस्तों अगर हम एक के साथ शून्य को, दोस्तों पूर्णांक पूछ रहा है तो वह सारी संख्याएं जो हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं वह होती हैं पूर्णांक। इसके अलावा ऋणात्मक, धनात्मक के साथ शून्य को भी शामिल करके पूर्णांक में 3 मुख्यतः पॉइंट होते हैं, जिसमें ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है और शून्य होता है, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, इसके अलावा शून्य भी होता है। अगला प्रश्न है पियाजे की अभिवृत्तियाँ उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों इन्होंने 5 पॉइंटों को, कुल 5 अभिवृत्तियाँ निम्नवत समझाई है, जिसमें इन्होंने नेचुरल प्राकृतिक नंबर समझाया है। इसके अलावा इसके अनुवर्ती संख्या जिसको हम इन्होंने ए प्लस द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें जो संख्या है वह है ए जैसे 5 है तो इसकी 5 प्लस लिखा है तो यह इसकी अनुवर्ती यानी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो है योगात्मक तत्समक। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक तत्समक की बात करें तो वह होता है शून्य, यानी जिस संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उस संख्या में कोई बदलाव ना आए तो वह होता है शून्य। यानी 5 दिया है तो इसमें क्या जोड़ें कि 5 ही आए तो वह आएगा शून्य। यही होगा योगात्मक तत्समक। और योगात्मक प्रतिलोम की बात करें यानी उल्टा, तो ए का उल्टा हो जाएगा -a, यानी ऐसा क्या जोड़ें कि शून्य उत्तर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम देखते हैं यह कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जिसको जैसे कि 3 का आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वह इसी का इन्वर्स हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 3 में जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार -17 का हो जाएगा +17। अगला प्रश्न है सहचार्य नियम का प्रयोग करके 25 × 24 का मान प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों सहचार्य नियम में क्या होता है कि जो 3 संख्याएं होती हैं वह गुणे में होती है, तो चाहे आप शुरू के 2 संख्याओं को गुणा कर लीजिए या बाद के 2 संख्याओं का गुणा कर लीजिए, आना समान ही होता है। तो आप 24 को ब्रेक कर लेंगे जिससे यह 3 पद में हो जाए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6, क्योंकि 4 × 6 = 24। तो अब हम 25 के साथ गुणा करेंगे, तो 25 को गुणा करेंगे 4 × 6 के साथ, तो उत्तर आ जाएगा आपका 600। या फिर आप गुणा कर सकते हैं 25 × 4, जिसके बाद आप गुणा करेंगे 6 के साथ। तो यही होता है सहचार्य का नियम। अगला प्रश्न है 12 × 27 का मान योग पर गुणा के वितरण नियम से प्रयोग करके बताना है। यानी आपको इसमें वितरण करना है योग में, तो आपको 27 को क्या लिख सकते हैं 25 + 2 लिख सकते हैं, जिसके बाद 12 इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा, तो उत्तर आ जाएगा 324। क्रम विनयन नियम में क्या होता है दोस्तों, आप चाहें 4 को 3 के साथ जोड़ें या 3 को 4 के साथ जोड़ें या 2 को 7 के साथ जोड़ें या 7 को 2 के साथ जोड़ें, तो जो उत्तर आता है वह क्रम पर डिपेंड नहीं करता है, उत्तर वही आता है। अगला प्रश्न है साहचर्य का नियम। तो दोस्तों साहचर्य का नियम अभी मैंने बताया, शुरू के 2 पदों को एक साथ जोड़िए या फिर आखिरी के 2 पदों को एक साथ जोड़िए, उत्तर 15 ही आएगा। अगला प्रश्न है फिर से यहाँ पे दिया हुआ है योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। अब आया गुणात्मक तत्समक। तो जैसा कि मैंने योगात्मक में बताया जो संख्या रहती है वही रिजल्ट में भी आना चाहिए। तो गुणा में क्या होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ हम 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जैसे 2 दिया हुआ है, 2/1 दिया हुआ है, तो इसमें रिजल्ट लाना होता है 1, जो कि यह था। तो इसमें जो यह होता है यह भी इन्वर्स हो जाता है, तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वह हर हो जाता है। इसमें आपको जो दिए हुए आंकड़े हैं इनको आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो यह -5 है, यह बटे में चला जाएगा और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यह अंश में चला जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसका भी उत्तर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है इन दोनों को जोड़ना है। तो दोस्तों जैसे कि आप एलसीएम लेके जोड़ते हैं उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, और 3 का एलसीएम कैसे आया 12, यानी 4 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे तो -8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का एलसीएम 12 कैसे आया, यानी 3 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे तो -8 प्लस 3 के 9, यानी -8 + 9 हो जाएगा। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका 1/12।
अगला प्रश्न है, इसको भी आपको जोड़ना है। तो जैसे कि मैंने अभी एलसीएम लेके जोड़ना बताया था, वैसे ही आप इसको भी जोड़ लीजिएगा। 74 को भी 75 को भी जोड़ना है। अब आपको इसको हल करना है। तो दोस्तों इसमें हल किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या कुछ आपस में कट रहा है वह काटेंगे। तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, जहाँ से -3 गुणे 2 यानी -6/5 आ जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 5 दूनी 10, यानी यहाँ से आएगा आपका -18/3। इसके अलावा 3 से यह भी कट जाएगा 6 बार में, यानी -6/5 -6। इसके अलावा यहाँ आ जाएगा आपका -3/8। इसके बाद आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, जो कि 8 पंचे 40 आ जाएगा। और इसके बाद इसको हल अंश के साथ हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -303/40। अगला प्रश्न है भाग का। तो दोस्तों भाग में क्या करते हैं, जहाँ का लिखा है वहाँ भाग हो जाएगा, जो हर होता है वो अंश बन जाता है, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, और भाग का साइन भी बदल जाता है। तो यही होता है भाग का नियम। इसके अलावा जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर देंगे, तो 11 गुणे 5 यानी 55, और 7 चौके 28 यानी 28, यही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी संख्याएं भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और यहाँ पे ए क्यूब लगा है माइनस बी क्यूब लगा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसके बाद आप इसको हल करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे रख कर, जिसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा 24x² प्लस 128y3। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है x³ प्लस 8y³ का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको यह दो चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ भी आपको a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, जहाँ से आप xy जो यहाँ दिख रहा है वहाँ 6 रखेंगे। इसके अलावा यहाँ a प्लस b जहाँ दिख रहा है वहाँ 8 रखेंगे, और इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 224। विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों, विलोपन विधि में आपको एक जो y है इसको विलोप कर देना होता है, यानी गायब कर देना होता है, या फिर जो x है उसको गायब कर देना होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो यह y गायब हो जाएगा। वहीं अगर इसको आप घटा देते हैं तो x गायब हो जाता है, और x गायब होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y गायब होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही इसका विलोपन का मेथड होता है। अगला प्रश्न है, आपको इक्वेशन दी हुई है और हल करके आपको मान ज्ञात करना है। तो -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 + 5 12 हो जाएगा, जहाँ इधर से 3 उधर गुणा हो जाएगा तो 12 × 36 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको हल करना है। तो त्रिज्यक मेथड से आप दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो 7 जो है वह 5x + 2 के साथ गुणा हो जाएगा, वहीं 12 जो है वह 2x + 3 के साथ गुणा हो जाएगा, जिसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा x = 2 आ जाएगा, जिसको आप इक्वेशन में पुट करते हैं और सेटिस्फाई करता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 83 भी आप स्वयं से करें। 84 में क्या करना है, आपको इन व्यंजकों का गुणा करना है। तो दोस्तों जो हर में है वह हर में ही रहेगा, और साथ ही साथ अंश का आपस में गुणा हो जाएगा, और अंश में गुणा होने के बाद अगर कोई फॉर्मूला लगता है तो हर के साथ कट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो x + 1 x + 2 आ जाएगा, जहाँ से x + 2 जो है वह हर में भी दिया हुआ है तो कट जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा x + 1 और x + 4, जिसको हम बाद में फिर से गुणा कर लेंगे तो x² + 5x + 4 उत्तर आ जाएगा। शंकु किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो ट्रायंगल होता है इसी को हम घुमा देते हैं तो वह बन जाता है शंकु। इसके अलावा जो ट्रायंगल है वह कौन सा है, समकोण वाला है। तो आपका जो L होता है वह फाइंड करने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम वाला ही होता है। इसके अलावा यह हाइट होती है, या बेस होती है, यानी रेडियस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा आपका आयतन का सूत्र होता है इसमें 1/3 πr²h। गोला क्या होता है दोस्तों, तो गोला आपको पता ही होगा कि ये होता है गोला। इसके अलावा इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr²3। इसके अलावा वॉल्यूम, यानी यही आयतन को हम v से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अर्ध, अगर इसी को आधा कर दिया जाए तो क्या करेंगे, आप जो फॉर्मूला होता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2/3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला जो है, गोलीय कोश का आयतन जो होता है वह बाह्य गोले का आयतन माइनस भीतरी गोले का आयतन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, बाह्य गोले का आयतन माइनस भीतरी गोले का आयतन। उसके अलावा जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया, उसके बाद यह घन इकाई आ गया जिसमें a³ - b³ बन रहा है, जिसको फॉर्मूले पे रख दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको आधार और ऊंचाई दी हुई है। तो फॉर्मूला लगता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार 24 दिया हुआ है, ऊंचाई 12 दी हुई है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे तो 180
वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी आप कर सकते हैं। आयत क्या होता है दोस्तों, आयत में आपको लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई आपस में अलग बराबर होती है। इसके अलावा यह जो कोण बनते हैं वह सभी 90 डिग्री के बनते हैं। इसके अलावा फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, जहाँ से अगर आपको लंबाई नहीं दी हुई है तो चौड़ाई दूसरी तरफ भेज देंगे, चौड़ाई नहीं दी हुई है तो लंबाई दूसरी तरफ भेज देंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण के रूप में आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसमें आपको लंबाई 80 और चौड़ाई 50 दिया हुआ है, तो आपको आयतन ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग आयतन जैसा ही होता है परंतु इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और कोण सब 90 डिग्री के होते हैं। इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और उसकी एक भुजाई दी हुई है और आपको एक मतलब उसकी भुजा दी हुई है, भुजा नहीं दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जहाँ से आपको भुजा निकल जाएगी 6 मीटर। 6 मीटर निकलना है और 5 फेरे लपेटने हैं उसी आयतन के, तो इसका आप परिमाप निकाल लीजिए, गुणे 5 कर दीजिए। तो परिमाप क्या होता है 6 6 6 6 यानी 6 चौके 24, 24 गुणे 5 जो हो जाएगा वही इसका लंबाई आ जाएगी। 5 फेरे तार लपेटने की 120 मीटर। बारंबारता बंटन के नियम एवं सावधानियाँ बताइए। तो दोस्तों आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी आपको भिन्न की बात कर रहा है तो आप भिन्न मान लीजिए x/y। कह रहा है कि हर जो है उसके अंश से एक अधिक है, हर जो है वह अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर मान आता है x/2, यानी यह क्या हो गया x-1, यह दोनों कट गया तो ये x, यानी यह आपका आ गया। जिसके बाद आप त्रिजक गुणा करेंगे और हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, जिसके बाद जो हर था वह 2 से एक ज़्यादा था तो 3 था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2/3। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 92, जिसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर पहले मानते हैं जो है x-y बराबर 14। इसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या का आधा, यानी x अगर बड़ा मानते हैं तो इसका आधा जो है वह छोटी संख्या एक, x जो है वो बड़ा हो गया तो छोटा हो गया y, तो छोटी संख्या के 2 गुना से 2 कम है। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 इक्वेशन बन गई, इसी से आपको ज्ञात करना होगा दोनों संख्याओं को। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4y - 4, जिसके बाद x की जगह हम रख देंगे तो 4y - 4 - y, तो y में से y घट जाएगा तो 3y बराबर इधर क्या है 14 है, तो इधर क्या 4 जो है वह उधर जाके जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 3y बराबर 18, जहाँ से y बराबर आ गया 6। अब हम y की जगह 6 रख देंगे तो यह दूसरी तरफ जाके जुड़ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 20, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत दिया हुआ है। आपको 10-10 वर्ग अंतराल पर विभाजित करके बारंबारता सारणी बनानी है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बना पाएंगे कि जो सबसे छोटा है उसको ध्यान में रखते हुए 40 से शुरू करेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए 90 तक हम ले जाएंगे। तो जो 40 से 50 के बीच के जो आंकड़े हैं, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 40 से 50 तक आप बना रहे हैं तो यह आपका जाएगा। तो दोस्तों 40 से 50 के बीच में आप बनाएंगे तो साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें ध्यान भी रखनी होगी। तो आप चाहें तो इसको 41 से 50, इसको 51 से 60, इसको 61 से 70 बनाइए, जिससे आप यह बारंबारता आराम से सही दिखा सकते हैं। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि 50 किस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको a³ - b³ दिया हुआ है, तो आप इसको फॉर्मूले पे रखेंगे और इसको हल कर देंगे तो 1024y³ प्लस 432 x² उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और इसमें 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो दोस्तों आपको जो पानी गिरेगा वो कुछ ऊंचाई तक जाएगा, या तो ऊंचाई मान लीजिए या गहराई मान लीजिए। तो जो मैदान का आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जो गहराई है। तो जो गहराई दी हुई है वह सेंटीमीटर में है, तो बाकी सबको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यह हो जाएगा 30 गुणे 1500 गुणे 5, और लीटर में ज्ञात करना है इसलिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा
22,500 लीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई 80, चौड़ाई 40 और ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपको सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो जिसके बाद यह 1.20 मीटर हो जाएगा। जिसके बाद आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह L/B/H हो जाता है। जिसके बाद हम इसको गुणा कर लेंगे तो 0.384 घन मीटर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको आपको सरल करना है। तो दोस्तों जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है वो वाई स्क्वायर के साथ हल होगा, तो यह माइनस है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। इसी के अलावा आपको यह जो माइनस है इसी को बस ध्यान देना होता है। जिसके बाद आप हल करेंगे तो 10x² + 15x + -6 जो है वह आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।